आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि दंगाइयों का होगा पक्का इलाज। जी हां, योगी सरकार पूरे मूड में है कि दंगाइयों का पक्का इलाज करना है। ये तस्वीरें जो आप दरअसल देख रहे हैं, ये तस्वीरें कानपुर हिंसा मामले की है। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है, आइए फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये कानपुर हिंसा मामले की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और ये तस्वीरें ये बता रही है कि किस तरह से सीसीटीवी जो है वो भी एक गवाह बना है। और इसमें देखिए कि किस तरह की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हो चुकी थी। एक एक कर ये तमाम सबूत जो है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं वो भी यहां पर हैं और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी यहां पर पत्थर थमाए हुए हैं और वो पत्थरबाजी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एक पक्ष पकड़ता है यहां पर पत्थर, दूसरे को आगे पास ऑन करता है और फिर आप देखिए कि किस तरह से पत्थर आगे वो फेंकते चले जाते हैं। किस तरह की स्थिति उस वक्त यहां पर हो गई थी। आप देखिए पूरी सड़क पर यहां पर पत्थर बिखरे हुए हैं, जिसको जैसे, क्योंकि देखिए बाजार बंद का ऐलान किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि जेल भरो की अपील जो है वो जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसकी तरफ से किया गया था। और ये देखिए, ये दरअसल वो सिग्नल था। ये सफेद कुर्ते पाजामे में आप इस शख्स को ध्यान से देखिए, यही दरअसल सिग्नल देता हुआ नजर आया और इसके हाथ में दरअसल बीच सड़क पे ये जाता है, रुमाल लहराता है और फिर उसके बाद जो सड़क के उस पार भीड़ खड़ी हुई थी वो अचानक से दौड़ती हुई वो इस तरफ आती है। और फिर आप ये देखिए कि बाकायदा ये मीटिंग भी लेता है ये शख्स। अचानक से जब ये कह दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था, ये देखिए एक और मीटिंग हम यहां पर ये जो दरअसल दिखा रहे हैं कि जो पुलिस योगी जी ने जो मीटिंग यहां पर बुलाई थी, फिर उसके बाद जिस तरह से कानपुर में ये हिंसा हुई, उसके बाद किस तरह से एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ, क्या तमाम वीडियोस जो हैं वो सामने आए हैं, वो तमाम चीजों की जानकारी ली गई। तो योगी राज में एक भी दंगाई नहीं बचेगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में हिंसा के बाद से एक्शन में मुख्यमंत्री योगी अब नजर आ रहे हैं। हमने आपको उस मीटिंग की तस्वीरें भी दिखाई, साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हिंसा के बाद पुलिस की जो ताबड़तोड़ छापेमारी है कानपुर से लेकर लखनऊ तक अगर हम बात करें तो वो देखी जा रही है। और इस दंगा मामले में अब तक 24 आरोपी, जी हां, मास्टरमाइंड समेत जो 24 आरोपी हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा के बाद कानपुर छोड़कर भाग गया था मुख्य आरोपी को उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, दबिश दी और फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। कानपुर से लेकर लखनऊ तक जी हां, ये पूरी छापेमारी, ये दबिश जो है वो दी जा रही है। कानपुर में दंगे को लेकर 3 जो एफआईआर है बाकायदा वो भी दर्ज की गई है। इस हिंसा में पीएफआई कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है, उसकी भी जांच की जा रही है। पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं वो बाकायदा खंगाली जा रही है, उसकी भी जांच की जा रही है। आरोपियों के जो बैंक खाते हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, किसी तरह की कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कहां से पैसा आया, क्या आया। इतना ही नहीं, जो व्हाट्सएप चैट है उससे भी सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि व्हाट्सएप चैट्स भी खंगाली जा रही है। पत्थरबाजी में 40 आरोपी जो हैं वो नामजद हैं और इस तरह की कई शिकायतें जो हैं वो दरअसल दर्ज की गई है। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है वो दायर किया गया है। और घटना की जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि ये एक मेन एविडेंस है और इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस और उसे बिना पर आगे बढ़ रही है। घटना के बाद से कानपुर में हालात अब काबू में है। जी हां, स्थिति अब कंट्रोल में है। पुलिस ने कई इलाकों में लगातार हम देख रहे हैं कि गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च जो है वो बाकायदा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो एक एक कर वो जो तमाम चीजें हैं वो हम आपको दिखा रखे हैं। आइए कुछ और तस्वीरें अब मैं आपको यहां पर दिखाती हूं कि किस तरह से, ये देखिए, ये सामने की तस्वीर यहां पर किस तरह से पुलिस जो है वो पूरे शहर में यूं फ्लैग मार्च करती हुई, गश्त करती हुई वहां पर नजर आई। और यही कारण है कि जो स्थिति हमने देखा था 3 जून को, बड़ी ही अजीब सी स्थिति जब वहां पर उत्पन्न हो गई थी, हिंसा के बाद से तनावपूर्ण माहौल था, उसके बाद से कंट्रोल किया गया। लेकिन सवाल तो यहां पर यह है
ये एक संयोग था या फिर एक प्रयोग किया जा रहा था? क्योंकि जिस 3 जून के दिन की हम बात कर रहे हैं, उसी दिन यहाँ पर राष्ट्रपति भी थे, उसी दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, उसी दिन यहाँ पर जाहिर तौर पर चूंकि प्रदेश में अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। अब ऐसे में अगर ये साजिश रची जाती है तो क्या वाकई में ये एक प्रयोग हो रहा था? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएफआई का रोल नहीं है। क्या मुख्यमंत्री योगी को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हिंसा की स्क्रिप्ट किसने लिखी? देश के बड़े उद्योगपति जब उत्तर प्रदेश में थे तो ये साजिश किसने रची? दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना है। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। उत्तर प्रदेश की साख पर पट्टा लगाने की कोशिश करने वालों को अब अंजाम भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम ही कानपुर के हालात की समीक्षा की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई। 18 हम लोगों ने कल की थी, 6 अभी तक आज हो चुकी हैं और अभी भी हमारी कई टीमें जो गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है। हम लोगों ने जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उनके बेसिस पर हमने आइडेंटिफाई किया है लोगों को और उसके बेसिस पे लगातार अरेस्ट जारी है और ये जारी रहेंगी। लेकिन साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि कानपुर हिंसा मामले में आप देखिए कि लगातार जो नई फुटेज है, जो नई तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। इस शख्स को ढंग से पहचानिए क्योंकि यही वो शख्स है जफर हयात हाशमी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यही दरअसल मास्टरमाइंड है। जी हां, इस पूरी कानपुर हिंसा की अगर हम बात करें तो इस हमले का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो है हयात जफर हाशमी। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। देखिए मास्टरमाइंड पर किस तरह से शिकंजा कसता है, कानपुर को सुलगाने वाले पर यह शिकंजा कसा जाता है। किस तरह से हिंसा का मास्टरमाइंड है दरअसल हयात जफर हाशमी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लखनऊ से एटीएस ने हयात को गिरफ्तार किया है। जी हां, छापेमारी की गई, दबिश दी गई। हयात के 3 और साथी जो हैं उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, वो भी गिरफ्तार किए गए। लेकिन आपको याद हो सीएए प्रोटेस्ट से भी जुड़ा हुआ था हयात हाशमी, तब भी इसका नाम सामने आया था। एनआरसी बवाल में भी हयात का नाम सामने आया था। इसका मतलब यह कि ये पहले भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है। 2 एफआईआर में हयात को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जी हां, राशन की दुकान चलाता है दरअसल ये हाशमी, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। मौलाना अली और फैंस एसोसिएशन का ये अध्यक्ष भी है। पीएफआई से कनेक्शन की भी जांच हो रही है क्योंकि ये माना जा रहा है, ये कहा भी जा रहा था कि जो स्थानीय अपराधी हैं उनके साथ मिलकर पीएफआई ने इसे अंजाम दिया है। हयात की एक कॉल पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। हयात इंटरनेट पर काफी एक्टिव भी रहता है। जी हां, काफी सक्रिय रहता है सोशल मीडिया पर। 21 अक्टूबर को जुलूस निकालने पर इस पर केस दर्ज इससे पहले हो चुका है। हयात ने ही बाजार बंद करने का जो ऐलान है, जेल भरने की जो अपील है, वो इसी हयात हाशमी द्वारा किया गया था। लेकिन आइए अब हम आपको यहां पर सुनवाते हैं कि किस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आए। ना सिर्फ इतना बल्कि पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, ये भी सुनिए। कई टीमें जो गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है। हम लोगों ने जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उनके बेसिस पर हमने आइडेंटिफाई किया है लोगों को और उसके बेसिस पे लगातार अरेस्ट जारी है और ये जारी रहेंगी जब तक जितने भी लोग, जितने भी उपद्रवी, जितने भी इस दंगे में शामिल थे, जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन सब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी जिसने कानून अपने हाथ में लिया, शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, उसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के बाद आप ये देखिए कि पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, योगी सरकार जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। और अब क्या कुछ दंगाइयों का इलाज किया जाता है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार जो योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो इन दंगाइयों पर चल रहा है। जी हां, कानपुर के दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है योगी सरकार। सभी दंगाइयों पर एनएसए यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो रासुका है, वो लगाया जाएगा। साफ तौर पर यह कहा गया है गैंगस्टर एक्ट के तहत
तहत जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सभी दोषियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, दोषियों की संपत्ति पर योगी का जो बुलडोजर है वो भी चलेगा। पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पत्थरबाजी में पीएफआई का हाथ भी संभव है। लगातार इस तरह की जानकारी आ रही है। दिल्ली दंगा, सीएए, हिंसा जैसा ही ये जो पैटर्न है वो इसमें भी देखने को मिला। अलग अलग शहरों में पुलिस दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। पोस्टर छापने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टर लगाने वालों पर भी दरअसल ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। सोशल मीडिया में जो पोस्टर के प्रचार वाले हैं उन पर भी एक्शन किया जा रहा है। हिंसा से जुड़ा अगर कोई भी शख्स है, किसी ने किसी भी तरह की अगर मदद की है तो वो बचेगा नहीं। साजिश में पर्दे के पीछे जुटे जितने भी लोग हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, वो भी नहीं बचेंगे। तो दंगाइयों का जो पक्का इलाज है वो करने की तैयारी में दरअसल यहां पर साफ तौर पर योगी सरकार जो है वो नजर आ रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से गंभीर नजर आ रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि उसी दिन प्रदेश में हम बार बार कह रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। इनके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दिन वहां पर थे, उनका दौरा था, मुख्यमंत्री योगी खुद वहां पर थे। और किस तरह से जब्त करने की तैयारी हो रही है, किस तरह से उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रही है और किसी भी तरह की कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है। लेकिन क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं इस पूरे हिंसा मामले को लेकर आई, जरा ये भी देखिए। कानपुर दंगाइयों को तो उनको दोषी जो है उनको सजा मिलेगी और उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, तुर्की संपत्त होगी। योगी जी ने तो सख्त आदेश दे दिया है इसके लिए, क्योंकि तो इन्होंने साजिश तहत कल हमला करा है और जब हमला करा तो भैया भुट्टो पे भी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे और प्रतीत होता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। कानपुर के दंगाइयों का इलाज बुलडोजर है, क्योंकि इसके मद्देनजर देखा जाए तो जिस प्रकार से अराजक तत्वों ने या विरोध करा है, विद्रोह करा है, तो उसका इलाज 100% बुलडोजर है। और मेरे ख्याल से ये बुलडोजर होना चाहिए, इनकी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़े से कड़े सख्त आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर होना ही चाहिए कानपुर दंगाइयों का इलाज। योगी जी को एक बार इसको देखना चाहिए और बुलडोजर तो जरूर चलाना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर है इलाज कानपुर के दंगाइयों का। जहाँ दंगा होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा। महाराज जी की सरकार है, महाराज जी तो चिंता करके बैठे हुए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कानपुर हिंसा के वो कौन से ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि कानपुर में हिंसा की साजिश रची गई थी। जी हां, देखिए कैसे भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी थी। देखते ही देखते आप देखिए वहां पर दो गुट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और दोनों गुटों में आपस में पथराव शुरू हो जाता है। कानपुर का बेकनगंज की ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सड़क आप देख रहे हैं। इस इलाके में जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की थी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं और ये बच्चे भी वहां पर पथराव कर रखे हैं। अब एक और सबूत आपको दिखाते हैं। दूसरा सबूत देखिए कैसे ठेले पर पत्थर लाए गए थे। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले से ही इसकी कोई साजिश रची गई थी, क्या पहले से ही कोई प्लानिंग थी, क्योंकि अचानक तो इतने सारे पत्थर मौके पर वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं। और इसी वजह से वो देखिए, वो ठेला आप वहां पर देख सकते हैं, वो गिरा हुआ है उल्टा और उस पर से पत्थर निकाल कर ये लोग आगे एक दूसरे को पत्थर पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से पीएफआई पर शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि पीएफआई ने 3 जून को ही बंगाल बंद बुलाया था और 3 जून को ही मणिपुर बंद का आह्वान भी किया गया था। 3 जून को ही कानपुर में भी जुमे की नमाज पर हिंसा हुई। बाजार बंद कराने की कोशिश पर ही यह पथराव शुरू हो गया और फिर जिसने नहीं किया तो फिर हिंसा शुरू हो गई। पुलिस को शक है कि पीएफआई की फंडिंग से ही दरअसल पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और इसी बीच दंगाइयों ने सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की थी। मौके पर मौजूद जो उपद्रवी हैं, आप देखिए किस तरह से वो शख्स आगे बढ़ रहा है पत्थर हाथ में लेता हुआ। ये दरअसल सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये पूरी घटना जो दूसरा सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था कैमरा, उसने कैद कर ली। अब इन सभी आरोपियों की तलाश हो रही है। कानपुर को सुलगाने वालों की साजिश का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाज एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स दूसरे को पत्थर बढ़ाता है, इस तस्वीर में आप देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, और फिर दूसरा इससे दूसरे पक्ष की ओर इस पत्थर को उछालता है, इस पत्थर को फेंकता है।
इसके साथ ही सीसीटीवी तस्वीरों में कुछ नकाबपोश पत्थरबाज भी कैद हुए हैं। इन तस्वीरों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भागते हुए, तेजी से भागते हुए, ये देखिए, ये जो लाल घेरे में आपको शख्स नजर आ रहा है, ये नकाबपोश, ये किस तरीके से फुर्ती के साथ वहां से निकल जाता है। इन सब की तलाश भी की जा रही है। आपको सुनाते हैं, जो चश्मदीद है वो पूरी घटना के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। ये लोग नमाज पढ़ने के बाद दुकानें बंद कराने आए थे और गालियों का वो कर रहे थे उपयोग। जब दुकानें लड़कों ने नहीं यहाँ बंद की तो इन लोगों ने दुकानें क्यों बंद करा रहे? ये लोग अपना विरोध जता रहे थे। किस बेसिस का था ये नहीं मालूम था। बंदी कल की नहीं थी, बंदी 5 तारीख की थी, लेकिन ये सब लोग कानपुर में थे, योगी ये सब, इनको देखते हुए इन लोग ने कल की वो करी बंदी। जबरन और लूटपाट चालू कर दी है, मारपीट चालू कर दिया, कूलर लूट ले गए, काफी सामान। तो घटना सामने आने के बाद ही यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि इधर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मोर्चा संभाल लिया है और हिंसा की जांच के लिए आईपीएस अजय पाल शर्मा को भेजा गया है। जी हां, अजय पाल शर्मा की जहां तक बात करें तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और शुक्रवार रात ही लखनऊ से कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में अफसरों के साथ बाकायदा उन्होंने एक बैठक भी की थी। देर रात तक इलाके का दौरा भी किया था और देर रात तक अजय पाल शर्मा मॉनिटरिंग भी बाकायदा खुद करते रहे। आरोपियों के खिलाफ एक्शन रात से ही दरअसल शुरू हो गए थे। अब चलिए आपको कुछ और रिएक्शंस हम दिखाते हैं, क्योंकि कई जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जो भी लोगों ने कानून हाथ में लिया है, मुझे लगता है कि अगर उनकी जांच की जाएगी और आगे एजेंसियां जांच करेंगी, वो सदस्य ही समाजवादी पार्टी के निकलेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। उनकी सदस्यता देखी जाएगी, उनके तमाम फुटेज निकाले जाएंगे तो उसमें यही लोग बैठे दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के ही लोग उन्हें महिमा मंडित भी करते हैं और उन्हीं के पाले हुए ये गुंडे हैं। जो लोग दोषी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रहा है और अपना काम कर रहा है। समाज के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, कैसे भाईचारा पैदा हो। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था कोई तोड़ ना पाए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कानून व्यवस्था की हालत यहाँ पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जिस तरह से पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, जो पैटर्न पत्थरबाजी का है, जो पैटर्न भीड़ इकट्ठा करने का है, यही पैटर्न हम लोगों को दिल्ली के दंगों में देखने के लिए मिला था और वही पैटर्न नागरिकता कानून के विरोध में देखने को मिला था। वैसा ही हम लोगों ने दिल्ली के दंगों में देखा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और उसी तरीके के दंगे दिल्ली में भी कराए गए थे। तो मे बी पॉसिबल इसमें PFI का रोल हो सकता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और आइए, ये भारत की बात है, मैं इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि काशी से बेंगलुरु तक आखिर कितने ज्ञानवापी। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्ञानवापी को लेकर लगातार जो विवाद है वो सामने आ रहा है। अब एक और विवाद क्या सामने आया कि दरअसल ये जो शिवलिंग, जिसे हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, इस पर पूजा का अधिकार की बात यहाँ पर हो रही है। इस पर जलाभिषेक को लेकर दरअसल अब एक नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है वो दरअसल क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया भगवान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते आप, और हमारी भी ये पूरी एक परंपरा रही है। ये देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेते हैं, जब तक वो वहां पुष्प नहीं अर्पित कर देते हैं, तब तक वो खाना पीना तब तक नहीं खाएंगे और यहीं प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। ये अलग बात है कि पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को, चूंकि पूरा मामला जो है वो अभी अदालत में है, अदालत में लंबित है और इसीलिए उनको ये इजाजत नहीं दी गई। अब देखिए, ज्ञानवापी में पूजा करने को लेकर किस तरह से ये जो पूरा विवाद है वो बढ़ गया है, हम आपको बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दरअसल पूजा का ऐलान किया था कि वो यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति उन्हें नहीं दी। फिर भी तथाकथित शिवलिंग की पूजा करने के लिए वो निकल पड़े। प्रशासन ने स्वामी को श्री विद्या मठ में ही वहां पर रोक दिया था। जी हां, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। स्वामी ने पूजा करने को अपना मौलिक अधिकार बताया था और उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह से रोक नहीं सकता है। पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा दलील भी दी गई उनकी ओर से। क्या कहा गया? देवता की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनमें प्राण होते हैं और इसीलिए स्वामी ने यह कहा कि हम न्यायालय को निर्णय को मानने को बाध्य हैं। यहां यह भी कहा गया,
साथ ही पूछा कि क्या निर्णय आने तक भगवान यूं ही भूखे प्यासे रहेंगे, यूं ही उनको भूखा प्यासा तो नहीं रखा जा सकता है भगवान को, ये भी कहते हुए नजर आए। पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करते नजर आए और रोके जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए। जी हां, क्योंकि उनको रोक दिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। सुनिए जरा। न्यायालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग की पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, हमने आपके सामने शपथ ली है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं, जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। हम आपका सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम की अनुमति नहीं, कृपा करके हमको अनुमति दीजिए। हम प्रशासन से बारंबार विनय पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं। तो बार बार ये कहते रहे पुलिस वालों से कि हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जाए। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि स्वामी जी बैठ गए वहां पर अनशन के लिए। और ये देखिए, ये फूल लेकर, ये चांदी की थाली और ये सांप लेकर दरअसल वहां पर पहुंचे हुए थे अनशन करने के लिए। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो जब स्वामी जी नहीं मान रहे थे, तमाम तरह की दलीलें दे रहे थे, जो दलीलें अभी हमने आपको बताई, उसके बाद जो श्री विद्या मठ है, उसके बाद उसकी सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल श्री विद्या मठ है, जहां पर उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई। देखिए आप, आसपास के लोग भी कुछ वहां पर पहुंचे थे। इस बीच कुछ और जो लोग वहां पर थे मठ के भीतर के, वो पुलिस के साथ कुछ बातचीत करते हुए शायद यही कह रहे होंगे कि उनको जाने दिया जाए। लेकिन कई और जानकारियां जो सामने आ रही है। आप ये देखिए कि काशी से लेकर कर्नाटक तक हम क्यों कह रहे हैं कि कितने ज्ञानवापी को लेकर आज क्यों और क्या कुछ हुआ, ये हम आपको यहां पर बता रहे थे कि जो पूरा मामला है दरअसल वो अदालत में लंबित है। जी हां, न्यायालय के आदेश के बाद इस पूरा एरिया को जो आप यहां पर सामने देख रहे हैं उसे सील किया गया है, प्रतिबंधित है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। 16 मई से किसी को भी यहां पर जाने नहीं दिया गया है, सील कर दिया गया है। निगरानी के लिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं, बकायदा उनको वहां पर तैनात किया गया था। तो हम आपको यहां पर दिखा रहे थे काशी से लेकर बेंगलुरु तक आखिर कितने ज्ञानवापी। लेकिन ये भारत की बात है, में आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, एक तरफ टीपू नजर आ रहे हैं आपको, तो दूसरी तरफ निरहुआ। क्या ये चैलेंज है? आपको हम यहां पर बताते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने दरअसल, ये 2022 है, लेकिन 2024 की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए जो शहमात का खेल है बीजेपी का, वो शुरू हो गया है। और इसीलिए दिनेश लाल यादव, निरहुआ के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें एक बार फिर से अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दिया गया है। आइए एक और फटाफट से तस्वीर में यहां पर आपको दिखाती हूं, ये देखिए। और यही कारण है शायद कि टीपू जो है, अखिलेश यादव जो है, वो डर रहे हैं अपने ही घर में, क्योंकि वो घिर गए हैं और इसीलिए उनको ये डर सता रहा है। तो ये जो डर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आइए एक और तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो उसे लेकर। और ये देखिए एक और तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये आजम खान की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ना केवल टीपू, ना केवल अखिलेश यादव, बल्कि अगर बात करें रामपुर की भी, ये 2 सीट ऐसी हैं, आजमगढ़ और रामपुर की अगर बात करें, तो जहां पर आप ये देखिए कि किस तरह से, और ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट का ये सफर। ये रामपुर से लेकर अगर हम आजमगढ़ तक की, यानी ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें, तो 600 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन इस 600 किलोमीटर की दूरी और ये जो पूरा नक्शा आप यहां पर देख रहे हैं, इस पे बीजेपी अच्छी खासी पकड़ रखती है। किसके जरिए? क्योंकि यहां पर जो है वो ओबीसी जो इक्वेशन उसने बनाई है, वो इक्वेशन यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। और ये ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं, जो ट्वीट्स दरअसल किए गए। दिनेश लाल यादव
यानी कि निरहुआ के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है? जाति धर्म न कोनो भरम, मतलब जाति धर्म का उनका कोई भरम नहीं है, वो इस चीज को नहीं मानते हैं। ना कोनो मन बढ़ के लिए, मतलब ये कि मन में कोई ऐसा कोई उनके घमंड भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। कमल का बटन दबाइए भैया अपने आजमगढ़ के लिए, मतलब ये कि अपने आजमगढ़ के लिए कमल का बटन आपको दबाना होगा। जी हाँ, तो दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ का आप ये ट्वीट देख रहे थे, लेकिन एक और ट्वीट नंद गोपाल नंदी का, जो कि मंत्री है यूपी में, उनका ट्वीट क्या आया कि अखिलेश जी क्या एक बार फिर से आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है? ये ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। पहले वहां के लोगों से वोट लेकर ठगा और फिर बीच कार्यकाल में ही त्याग पत्र देकर, इस्तीफा देकर उनको धोखा दे दिया। तो ये जो दो ट्वीट्स है, ये बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि क्या कुछ कहा गया। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरह से बार बार लगातार मैं कह रही हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर पूरी जो बिसात है, जो मोहरे हैं, वो बिछाए जा रहे हैं। और इस बिसात पर जो पार्टी सबसे तेज मोहरे चल रही है वो है बीजेपी। बीजेपी ने यूपी में ओबीसी कार्ड का ऐसा खेल खेला है कि अब तक ओबीसी पार्टी के तौर पर पहचान बना चुकी जो पार्टियां हैं, उनको भी आप ये देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने उनको पछाड़ दिया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यूपी में बीजेपी का जो ओबीसी कार्ड है, अपने वजूद पर ही संकट मंडराने उन पार्टीज के लगा है। बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा है। निरहुआ भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ओबीसी बिरादरी से आते हैं, ये भी आपको पता है। और बीजेपी का पूरा काडर भी उनके साथ खड़ा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को आजमगढ़ में डर लगने लगा है। अखिलेश ने पहले डिंपल यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया था और इसीलिए राज्यसभा का टिकट वापस लेकर इंतजार कर रहे थे। बस घोषणा ही होनी बाकी थी, लेकिन ऐन मौके पर निरहुआ का ऐलान बीजेपी करती है और ये ऐलान होते ही अखिलेश दलितों की शरण में चले जाते हैं और सुशील आनंद को मैदान में उतार देते हैं, ये जानते हुए भी कि 2019 में अखिलेश ने इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। और 2014 की बात करें तो मुलायम सिंह यादव भी इसी सीट से जबरदस्त जीत हासिल कर चुके थे। अब केवल आजमगढ़ ही नहीं, बीजेपी ने सपा के लिए रामपुर में भी चुनौती पेश कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रामपुर जैसी सीट पर भी बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यहां से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। रामपुर सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से आजम खान जीतते रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अखिलेश की पार्टी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। वैसे में सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी ने 2024 की रणनीति का अभी से ऐलान कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश से 8 में से 5 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इन सभी का राज्यसभा पहुंचना तय है, जिसका सीधा संदेश ओबीसी बिरादरी में जाएगा। और इसके लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के कद्दावर नेता एमजे अकबर और पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम जैसे नेताओं को भी किनारे लगा दिया है, जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें फिर से राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। दरअसल बीजेपी को यह पता है कि जो 2014 की लड़ाई, 2024 की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है। यूपी में अखिलेश की ताकत बड़ी है, बीजेपी सत्ता में आई है लेकिन सीटें कम हुई है। ऐसे में अखिलेश के लिए जो उनकी काट है, उसके लिए अखिलेश का नुस्खा ही उन पर आजमाया जा रहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात हम पंजाब की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से पंजाब कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। मतलब एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि तू चल मैं आया। ये जो 3 तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरअसल पूर्व मंत्री कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं है, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये तीनों पूर्व मंत्री जो हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, उनकी मौजूदगी में दरअसल यहाँ पर शामिल हुए। और एक चेहरा आपको और नजर आ रहा होगा यहाँ पर, सुनील जाखड़, जो कांग्रेस से भाजपा में आए। और ये जो 3 बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये भी सुनील जाखड़ के ही करीबी नेताओं में से एक हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह की इक्वेशन जो है वो पंजाब में देखने को मिल रही है। अब आइए आपको बताते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं सुंदर श्याम
अरोड़ा की, जो कि पूर्व मंत्री हैं पंजाब के। वो कांग्रेस मुक्त पंजाब हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो है राजकुमार वेरका की, ये भी पूर्व मंत्री हैं पंजाब के। इनके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये तीनों ही पूर्व मंत्री हैं, बलबीर सिद्धू भी पूर्व मंत्री हैं पंजाब के। इनके अलावा बात करें गुरप्रीत कांगड़ की, ये भी पूर्व मंत्री हैं पंजाब के। तो एक के बाद एक आप ये देखिए कि किस तरह से भागम भाग की जो स्थिति है वो दरअसल कांग्रेस में मची हुई है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अमित शाह ने ही सभी को पार्टी की जो सदस्यता है वो दिलाई है। इनमें 4 पूर्व मंत्री जबकि 1 महापौर भी हैं। ये सभी नेता सुनील जाखड़ के नजदीकी हैं, करीबी हैं। जाखड़ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सिद्धू की जिद ने ही जाखड़ की कुर्सी छीनी थी। इधर अंबिका की चाल से सीएम नहीं बन पाए थे सुनील जाखड़। ऐसे में कांग्रेस के कई और नेता भी छोड़ सकते हैं पार्टी। जी हां, इसीलिए देखिए तू चल में आया की स्थिति अभी इस वक्त पंजाब कांग्रेस में हो रखी है। बगावत देखने को मिल रही है। पार्टी में भगदड़ के बाद दिल्ली में आला कमान की जो बैठक है वो हो रही है। कांग्रेस नेताओं को मनाने के लिए दरअसल ये बैठक हो रही है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली से पंजाब दरअसल एक टीम जो है वो भेजी जा सकती है। तो अब यहां पर यह देखना होगा कि किस तरह से जो पंजाब टीम जाएगी वो इन्हें मनाती है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भारत की बात है में और हम बात करते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो टारगेट किलिंग हो रही है घाटी में। अब उसके बाद नहीं बचेंगे घाटी में ये हाइब्रिड आतंकी। ये हाइब्रिड वॉर क्या है, ये हाइब्रिड आतंकी क्या है? दरअसल ये कि आप एक को इस तरह से निशाना बनाइए, इस तरह से छलनी करिए, इस तरह से डर आप पैदा करिए कि उसका एक बड़ा मैसेज जो है वो तमाम जो लोग हैं वो उनमें जाए। और ये देखिए, ये तस्वीरें जब आप देखते हैं, ये तस्वीरें आपको झकझोर देती है, क्योंकि वहां पर आप देखें कि किस तरह से चुन कर वहां पर हिंदुओं को, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसीलिए आंदोलन रत है। ये कश्मीरी पंडितों की बात करें, हिंदू की बात करें या फिर गैर कश्मीरियों की ही हम क्यों ना बात करें। आपको याद होगा बैंक मैनेजर विजय कुमार, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से वहां पर ये सबसे ताजा मामला अगर हम यहां पर देखें, एक के बाद एक राहुल भट्ट से ये पूरा मामला शुरू हुआ और विजय कुमार तक आप देखिए कि किस तरह से यहां पर ये मामला पूरा चल रहा है। और यही कारण है कि राहुल भट्ट की, ये देखिए, ये रजनी बाला, ये आपको याद होंगी महिला शिक्षक जिनके स्कूल में घुसकर उनको गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो एक के बाद एक आप ये देखिए कि किस तरह से ये आमरीन भट्ट एक्ट्रेस, आपको याद होगा, पहले राहुल भट्ट, फिर आमरीन भट्ट और फिर उसके बाद रजनी बाला, और उनके बाद अगर हम देखें तो जो बैंक मैनेजर विजय कुमार की हम बात कर रहे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सीधे बैंक में घुसकर उनको ये गोली मारी गई थी, जैसा कि पहले से ही पता था, जैसा कि पहले से ही रेकी की हुई थी। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्यों नहीं बचेंगे आखिर घाटी में ये जो हाइब्रिड आतंकी है। कश्मीर में पिछले 1 महीने में अगर अब तक हम देखें तो 9 टारगेट किलिंग हो चुकी है। कश्मीरी पंडित, प्रवासी मजदूर, जो महिलाएं हैं वो दरअसल खासतौर पर निशाने पर हैं। टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान के जो ISI है उसकी साजिश बताई जा रही है। कश्मीर में 160 एक्टिव आतंकी होने का दावा अब भी किया जा रहा है। 70 स्थानीय, 90 उसमें विदेशी आतंकी होने का दावा है। 160 आतंकियों में करीब 50 हाइब्रिड आतंकी हैं। जी हां, हाइब्रिड आतंकी ज्यादातर युवा होते हैं। ISI हाइब्रिड आतंकियों का ब्रेन वॉश करती है और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि यह हो रहा है। इन दहशतगर्दों की बाकायदा ऑनलाइन भर्ती की जाती है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि हाइब्रिड आतंकियों को किस तरह से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो दरअसल दी जाती है। हाइब्रिड आतंकी आम लोगों के बीच ही रहते हैं। कुछ पैसे और ड्रग्स के लिए आप ये देखिए कि जो टारगेट किलिंग है वो दरअसल ये करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में, और यही कारण है कि ये आंदोलनरत है और बार-बार लगातार अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं और खुद का ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। आज भी कईयों का ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल ये भारत की बात है कि आज के सफर में इतना ही।